करती हूँ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो ये पहले वीडियो में हम डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। तो कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी आसपास देखें और कुछ चीज़ों को नोटिस करें। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो सुबह शाम हर बार आपके यहाँ घर पर कोई ना कोई खाना बनाता है, और आप ये भी नोटिस करेंगे कि कई बार हम जो दूध है उससे हम दही बनाते हैं, तो उससे हम गर्म करके थोड़ी देर रखते हैं जिससे वो दही बन जाता है। उसके अलावा हम अगर ये भी देखें कि जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का खाना खाते हैं 3 या 4 घंटे बाद हमें फिर से भूख लग जाती है, मतलब कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हमें फिर से भूख लग जाती है। तो इन तीनों ही चीज़ों में या इन तीनों ही जो चेंजेस हो रहे हैं या तीनों जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है? इन तीनों में जो कॉमन है वो ये है कि तीनों में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज है जो आपके आसपास हो रहा है। तो जब मैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज की बात करती हूँ तो हम कैसे जानते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन क्या है? तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम ये समझ जाएं कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज से मेरा मतलब ये है कि ये इस तरीके का चेंज होता है जिससे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है या केमिकल जो बनावट है या जो बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन है किसी भी चीज़ का, वो बदल जाता है रिएक्शन के बाद। मतलब जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब कि जो हमारी चीज़ें किसी रिएक्शन के पहले होती हैं, रिएक्शन के बाद वही चीज़ें केमिकल कॉम्पोजिशन उनका जो है वो बदल जाता है। और एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसे हम वापस नहीं कर सकते। जैसे कि आप खाना बनाने का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप किसी प्रकार की सब्जी में कुछ नमक और मसाले डालकर एक सब्जी बनाते हैं तो क्या आप वापस वही सब्जी से एक कच्ची सब्जी ला सकते हैं? नहीं, आप नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है उसे हम इरिवर्सिबल कहते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से जब आपका फूड कंप्लीटली जो आपका खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या आप वापस वो रोटी का टुकड़ा ला सकते हैं जो आपने खाया था? नहीं। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हमने ऊपर दिए हैं वो इरिवर्सिबल है या उसे वापस हम अंडन नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन के लिए ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं एक एक्टिविटी से जो कि टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो ये एक्टिविटी इस प्रकार है। इस एक्टिविटी में आप एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम का रिबन जनरली आपको किसी भी लैब में मिल जाएगा, और ये जो रिबन होता है उसको आप एक किसी भी फ्लेम के ऊपर रखेंगे। तो फ्लेम बेसिकली हम बर्नर की फ्लेम यूज़ करते हैं लैब्स में। किसी भी प्रकार की एसिड या हीट को यूज़ करते समय प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन यूज़ करिए। तो आप जो रिबन लेंगे उनको एक टोंग्स पर लेकर आप एक फ्लेम के ऊपर उसे बर्न करिए। तो अब आप देखेंगे कि जो आपका फ्लेम का कलर पहले था वो अब एकदम सफ़ेद या स्पार्कलिंग वाइट जैसा होता है, जो क्लियरली विजिबल वाइट होता है उस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो ये जो व्हाइट कलर है ये कैसे आया? और आप ये भी देखेंगे कि फ्लेम के आसपास आपको एक पाउडर नीचे गिरा हुआ नजर आएगा जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होगा। तो ये पाउडर कहाँ से आया? तो ये जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बट आप कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ एक मैग्नीशियम का रिबन ही जलाया था, तो ये ऑक्साइड कहाँ से आया? तो बेसिकली ये ऑक्साइड जो होता है वो आपके आसपास जो एयर है या जो हवा है उसमें जो ऑक्सीजन का, तो आपके पास आसपास जो भी हवा है उसमें जितना भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आप चाहे या ना चाहे वो ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन होकर ऑक्साइड बना रहा है जो आपको सफ़ेद रंग की फ्लेम में नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ये बोला जाए कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं ये पता करो, या रादर आपको पता करना है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो आपको कोई भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए कोई भी इनमें से 4 चीज़ें अगर होती है तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये 4 चीज़ों में से या तो एक चीज़ कोई अकेली हुई होगी या 2 या 3 या ऐसा भी होता है कई बार कि चारों चीज़ें एक साथ एक ही रिएक्शन में हो। इसीलिए अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं किसी रिएक्शन में तो आप कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टेट चेंज, मतलब जो फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो बदल जाता है। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि जो हमारी मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी थी उसमें सॉलिड रिबन ही था और सॉलिड ऑक्साइड था, तो कोई स्टेट चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। उसके बाद आपका एक ऑप्शन होता है जब आपका कलर बदल जाता है। तो जैसे कि आप ये एक्टिविटी में नोटिस करेंगे आपकी जो फ्लेम थी उसका रंग बदल गया, उसमें आपको सफ़ेद रंग की फ्लेम नज़र आने लगी। तो यहाँ पर कलर चेंज का आपको ऑप्शन
में दिखता है। उसके अलावा तीसरा तरीका हो सकता है कि किसी प्रकार की गैस जो है वो बाहर आती है, आपको बबल्स नजर आएंगे, आपकी जो भी एक्टिविटी है या जो भी आपका बीकर है या टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको गैस बबल्स नजर आएंगे। तो ये भी एक प्रकार का प्रूफ होता है कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके अलावा जो चौथा प्रूफ है वो है कि टेम्परेचर या तापमान में फर्क। तो टेम्परेचर में फर्क तो उसी समय होता है जब या तो आपका जो भी आपने टेस्ट ट्यूब या बीकर लिया है वो सडनली या तो ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं टेम्परेचर चेंज। तो अब हम एक्टिविटीज ट्राई करेंगे चेक करने के लिए कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक बीकर या टेस्ट ट्यूब में आप पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लीजिए और उसमें धीरे धीरे थोड़ा सा लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन साइड से उसमें डालिए। जब आप ये डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि येलो कलर का जो पीपीटी है वो एक बेस पे येलो पीपीटी या सॉलिड आपको नजर आएगा इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब या बीकर में। तो ये एग्जाम्पल है स्टेट चेंज का, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो सोल्यूशन था या जो लिक्विड थे दोनों वो मिलकर एक सॉलिड बना रहे हैं। तो पीपीटी दरअसल एक सॉलिड होता है जो किसी भी चीज में अगर घुलता नहीं है, अगर सॉल्यूबल नहीं होता है, जिसे हम घुलता नहीं है कहते हैं, तो वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो एक येलो पीपीटी आपको मिलेगा बीकर के बेस पर। तो ये स्टेट चेंज का आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है। उसके अलावा जो आपकी सेकंड एक्टिविटी है उसमें आप एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए और उसमें छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स साइड से आराम से डालिए। जब आप ये जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे तो आपको गैस बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये गैस बबल्स जो हैं वो शो करते हैं कि आपका कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में अगर आप बीकर को नीचे से हल्का सा टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ गर्माहट भी हो रही है, कुछ गर्म सा हो गया है वो बीकर का बेस। तो तीन चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो है कि गैस इवॉल्व होती है या गैस बबल्स आपको नजर आते हैं। दूसरा है कि आपका स्टेट चेंज हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सॉलिड जिंक ग्रैन्यूल्स और लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपको गैस यहां पर मिली है, तो स्टेट चेंज होता है। और इसी के साथ साथ जो है तापमान में भी फर्क है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब कि हीट इवॉल्व होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एक्टिविटी में एक साथ तीन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही हैं, जो या तो आप कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं या दो, या फिर आप तीन कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले सकते हैं। तो किसी भी एक्टिविटी में कितने भी तरह के, कितने भी अलग अलग प्रकार या कॉम्बिनेशंस के ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इनमें से आपको अगर एक भी मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अब अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी और को कम्युनिकेट करना चाहेंगे, सोच लीजिए कि आपने किसी लैब में कोई केमिकल रिएक्शन किया और अब आप किसी और को जो उस लैब में उस समय मौजूद नहीं थे उन्हें बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा या किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन हुआ था। तो ये आप कैसे किसी और को कम्युनिकेट करेंगे? तो ये कम्युनिकेशन ईजी करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस दरअसल इस तरीके की होती हैं, जो या कि कोई वर्ड इक्वेशन हो, जिस तरीके से आपको जो है आप वर्ड्स में शो कर पाए कि किस तरीके से आपका रिएक्शन हुआ है। तो अगर मैं वर्ड्स में बोलना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकती हूं कि मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्ट इन एन ओपन फ्लेम लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही लंबा है और ये किसी और को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि हम जो स्टेटमेंट्स है उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। तो इक्वेशन के लिखने के लिए हम जो रिएक्टेंट्स हैं या जिन चीजों के वजह से रिएक्शन हुआ है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो चीजें बन जाती हैं किसी भी रिएक्शन के बाद उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अगर हम देखते हैं कि कोई इक्वेशन को हम लिखना चाहेंगे तो उसके रिएक्टेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे उनके प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से अगर हम रिएक्टेंट्स को यहाँ पर देखें तो वो होते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, जो मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है वो उस तरीके के प्रोडक्ट चीजें हैं जिनके ऊपर कोई रिएक्शन किया जाता है, मतलब कि ये वो चीजें हैं जो एक केमिकल चेंज के होती हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यू सब्सटेंसेस हैं, वो चीजें हैं जो बनाई गई हैं किसी भी केमिकल चेंज के बाद में। एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाया जाता है और प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट हैंड साइड पर दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड पर लिखना है। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि चाहे आपके 2, 3, 4 या कितने भी रिएक्टेंट्स हो, उनके बीच में आप बस प्लस साइन लगाकर उनको डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हैं। और उसके अलावा आपको हमेशा ये एरो बनानी है जो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होते हुए जाएगी, और ये जो एरो है वो शो करती है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, मतलब कौन से हमारे रिएक्टेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही एरो को उल्टा कर दूं तो इसका मतलब होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड
टूटकर मैग्नीशियम और ऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो एरो है इसके डायरेक्शन पर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर तो 2 ही रिएक्टेंट्स थे, अगर 4 या 5 होते तो आप उनको कैसे लिख पाते, वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो उसका आसान तरीका है कि आप सिंबल्स का यूज करें। तो मैग्नीशियम के लिए आप सीधा उसका सिंबल यूज कर सकते हैं Mg, ऑक्सीजन के लिए आप उसका सिंबल यूज कर सकते हैं O2। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन को स्टेबल रहने के लिए 2 एटम्स चाहिए होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इसीलिए ये हो जाता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लिखते हैं MgO जैसे। तो ये हमारा सबसे आसान तरीका है कोई भी केमिकल रिएक्शन को शो करने का। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके 2 ऑक्सीजन एटम्स है और राइट हैंड साइड पर 1 ही ऑक्सीजन एटम है, जो कि बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये बैलेंसिंग के स्टेप्स हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं, और अब हम अगले वीडियो में बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। आई होप कि मैं आपको अगले वीडियो में